नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे महंगाई के प्रकारों की, और महंगाई के प्रकारों को हम लोगों ने दो रूपों से समझा था। पहला मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई, और दूसरा सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई। मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई की चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई की। तो सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई में सबसे पहली बात आती है निम्न महंगाई। निम्न महंगाई क्या होती है? तो निम्न महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक मूल्य वृद्धि 1 अंक में हो, यानी कि जो वार्षिक मूल्य वृद्धि हो वह 0 से 9% के मध्य हो। किसी वस्तु के मूल्य में एक वर्ष में 0 से 9% के मध्य यदि वृद्धि होती है तो उसे निम्न महंगाई कहते हैं। और निम्न महंगाई दो प्रकार की होती है। पहली क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगती महंगाई, और दूसरी चलती महंगाई यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। और रेंगती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 0 से 3% होती है, और चलती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 4 से 9% के मध्य होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निम्न महंगाई की। निम्न महंगाई, निम्न महंगाई, निम्न महंगाई लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन। निम्न महंगाई लो इन्फ्लेशन। निम्न महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर 1 अंकों में हो, 1 अंकों में हो। निम्न महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 1 अंकों में हो। निम्न महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 1 अंकों में हो, यानी कि जो वार्षिक वृद्धि दर हो वह 0 से 9% के मध्य हो। किसी वस्तु के मूल्य में एक वर्ष में यदि 0 से 9% के मध्य वृद्धि होती है तो उसे निम्न महंगाई कहा जाएगा। और निम्न महंगाई दो प्रकार की होती है। निम्न महंगाई दो प्रकार की होती है। पहली क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, पहली क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती महंगाई। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगती महंगाई। तो रेंगती महंगाई क्या होती है? रेंगती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 0 से 3% के मध्य होती है। रेंगती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 0 से 3% के मध्य होती है। और दूसरी बात आती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती महंगाई, चलती महंगाई। और चलती महंगाई क्या होती है? चलती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर 4 से 9% के मध्य हो। चलती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 4 से 9% के मध्य हो। तो निम्न महंगाई क्या हो गई? तो निम्न महंगाई वह महंगाई है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 1 अंकों में हो, यानी कि जो वार्षिक वृद्धि दर हो वो 0 से 9% के मध्य हो। और निम्न महंगाई दो प्रकार की होती है। पहली क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगती महंगाई। रेंगती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 0 से 3% के मध्य हो। और दूसरी बात आती है वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी चलती महंगाई। चलती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 4 से 9% के मध्य हो। अब दूसरी बात आती है दौड़ती महंगाई। दूसरी बात आती है दौड़ती महंगाई। दौड़ती महंगाई यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन। दौड़ती महंगाई यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन वह महंगाई होती है, रनिंग इन्फ्लेशन यानी दौड़ती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 2 अंकों में हो। क्या? रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि दौड़ती महंगाई
वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 2 अंकों में हो, वार्षिक वृद्धि दर 2 अंकों में हो। दौड़ती महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 2 अंकों में हो। इसमें मुख्य रूप से 10 से 30% की वृद्धि होती है। इसमें मुख्य रूप से 10% से लेकर 30% तक की वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10 से 30% तक की वृद्धि होती है एक वर्ष के अंतर्गत, तो वो क्या कहलाएगी? दौड़ती महंगाई कहलाएगी। मान लीजिए कोई 100 रुपए की वस्तु थी और अगले एक वर्ष में वह 110 से 130 के मध्य हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दौड़ती महंगाई कहेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग तीसरी, सरपट दौड़ती महंगाई। सरपट दौड़ती महंगाई। तो सरपट दौड़ती महंगाई यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि सरपट दौड़ती महंगाई क्या है? सरपट दौड़ती महंगाई क्या होती है? तो सरपट दौड़ती महंगाई यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक मूल्य वृद्धि 2 से 3 अंकों में हो। सरपट दौड़ती महंगाई यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक मूल्य वृद्धि 2 से 3 अंकों में हो। इसमें मुख्य रूप से 31% से 999% तक की वृद्धि होती है। तो क्या हो जाता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सरपट दौड़ती महंगाई। गैलोपिंग इन्फ्लेशन वह महंगाई है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 2 से 3 अंकों में हो। सरपट दौड़ती महंगाई यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 2 से 3 अंकों में हो। इसमें मुख्य रूप से 31% से लगाकर 999% तक की वृद्धि होती है। इतनी ज्यादा महंगाई, कोई वस्तु है आज और वो क्या हुई? 31 से लगा के 999% तक उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई। एक वर्ष बाद क्या देखा गया कि उस वस्तु के मूल्य में 999% तक की वृद्धि हो गई। इतनी ज्यादा वृद्धि होती है, कितनी ज्यादा महंगाई हो जाती है। ये किस कारण से होती है? इतनी महंगाई का कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहला कारण तो इसका ये होता है कि जो मुद्रा होती है, जो पैसा होता है, वह क्या करता है? अपनी क्रय शक्ति को, अपनी कीमत को तेजी के साथ खोने लगता है। जो मुद्रा होती है, जो पैसा होता है, वह अपनी क्रय शक्ति को तेजी के साथ खोने लगता है, अपनी कीमत को तेजी के साथ खोने लगता है। और दूसरी बात यहीं पर आ जाती है, जो विदेशी निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशक निवेश करने से परहेज करने लगते हैं। जो विदेशी निवेशक होंगे वे क्या करेंगे? विदेशी निवेशक निवेश करने से बचने लगेंगे, परहेज करने लगेंगे। इस कारण भी क्या होगा? ये महंगाई इतनी ज्यादा हो सकती है। अगली बात क्या आती है? जो अर्थव्यवस्था है, यदि अर्थव्यवस्था में किसी कारण से अस्थिरता आ जाती है, तब भी इस प्रकार की महंगाई देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर की, हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रा स्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन नंबर 4, हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रा स्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रा स्फीति। तो हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रा स्फीति क्या होती है? अति मुद्रा स्फीति को इसको कूदती महंगाई भी कहा जाता है, इसे कूदती महंगाई भी कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रा स्फीति या कूदती महंगाई। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है?
हाइपर इन्फ्लेशन वह महंगाई होती है जिसमें वार्षिक मूल्य वृद्धि 1000% से भी अधिक हो जाती है, 1000% से अधिक हो जाती है। क्या होता है, जब महंगाई 1000% से अधिक हो जाए, जब महंगाई 1000% से अधिक हो जाए, जब महंगाई 1000% से अधिक हो जाए तो इसे हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति या कूदती महंगाई कहते हैं। यदि महंगाई क्या हो 1000% से अधिक हो जाए तो इसे हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन या अति मुद्रास्फीति या कूदती महंगाई कहते हैं। ये किस कारण से होती है, ये महंगाई किस कारण से हो सकती है, अति मुद्रास्फीति किस कारण से हो सकती है? तो क्या होता है, जब सरकार क्या करेगी, यदि लापरवाही से मुद्रा छापेगी, यदि सरकार लापरवाही से मुद्रा छापेगी तो भी इस तरह की महंगाई देखने को मिलेगी। यदि सरकार मुद्रा छापने में किसी प्रकार की लापरवाही करती है, यदि सरकार क्या करती है, मुद्रा को छापने पर किसी प्रकार की लापरवाही करती है तो भी इस प्रकार की महंगाई देखने को मिल सकती है। अगली बात आ जाती है, युद्ध जो होते हैं, युद्ध भी इसके कारण हो सकते हैं, युद्ध जो होते हैं, युद्ध भी इसके कारण हो सकते हैं, अति मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है, युद्ध भी अति मुद्रास्फीति के कारण हो सकते हैं। और अगली बात आ जाती है, लोगों का जो विश्वास है, यदि वह मुद्रा पर से खत्म हो जाए, लोगों का विश्वास मुद्रा पर से समाप्त हो जाए, तब भी इस प्रकार की महंगाई देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की महंगाई यदि देखा जाए तो जर्मनी में 1920 में देखने को मिली और वहीं जिम्बाब्वे में 2004 से 2009 के मध्य देखने को मिली और वेनेजुएला में 2019 में इस प्रकार की महंगाई को देखा गया। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर की। पांचवा नंबर आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति, मर्म मुद्रा स्फीति। कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति। कोर इन्फ्लेशन, मर्म मुद्रा स्फीति क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जब खाद्य और ऊर्जा पदार्थों को छोड़कर अन्य सारी वस्तुओं की महंगाई की माप की जाती है तो इसे हम लोग कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति कहते हैं। जब खाद्य तथा ऊर्जा पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की महंगाई की माप की जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मर्म मुद्रा स्फीति या कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो चलिए क्या हो जाता है, जब खाद्य तथा ऊर्जा पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की जब खाद्य तथा ऊर्जा पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की महंगाई की माप की जाती है तो इसे कोर इन्फ्लेशन मर्म मुद्रा स्फीति कहते हैं। जब क्या होता है, खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा पदार्थों को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं की महंगाई की माप की जाती है तो इस प्रकार हम इसको ही क्या कह देते हैं, कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति कह देते हैं।
ये किसी प्रकार की यदि देखा जाए तो महंगाई नहीं होती है, ये किसी प्रकार की महंगाई नहीं होती है। ये क्या है, एक प्रकार से ये देखा जाए तो खाद्य और ऊर्जा पदार्थों को छोड़ने के बाद जो महंगाई की माप की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या किया गया इसमें, खाद्य पदार्थ यानी कि फूड प्रोडक्शन को छोड़ दिया गया और ऊर्जा पदार्थ यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन को छोड़ दिया गया। इसके बाद क्या किया गया, महंगाई की माप कर दी गई, तो इसी को क्या कह दिया गया, कोर इन्फ्लेशन कह दिया गया, यानी कि मुद्रास्फीति, मर्म मुद्रास्फीति कह दिया गया। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर में, स्टैगफ्लेशन, मंदी जनित महंगाई। स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी जनित महंगाई। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मंदी जनित महंगाई। स्टैगफ्लेशन मंदी जनित महंगाई। स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी जनित महंगाई। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब मंदी और महंगाई दोनों एक साथ हों, जब मंदी और महंगाई क्या हो, दोनों एक साथ आ जाएं, तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी जनित महंगाई। तो मंदी जनित महंगाई क्या होगी, जब मंदी तथा महंगाई दोनों एक साथ हों, जब मंदी तथा महंगाई दोनों एक साथ हों, तो इसे मंदी जनित महंगाई कहते हैं। क्या हुआ, जब मंदी और महंगाई दोनों एक साथ आ जाती हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मंदी जनित महंगाई कह देते हैं। ऐसा तब होता है जब मूल्य वृद्धि आर्थिक वृद्धि दर से तीव्र हो जाए। क्या होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मूल्य वृद्धि आर्थिक वृद्धि से तीव्र हो जाए। अगली बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर पे, स्कूफ्लेशन यानी कि तिरछी महंगाई। 7वां नंबर स्कूफ्लेशन, स्कूफ्लेशन यानी कि तिरछी महंगाई। तिरछी महंगाई को समझने से पहले हम लोग महंगाई को समझ लेते हैं, महंगाई क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं महंगाई की। महंगाई क्या है, तो महंगाई से तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो। महंगाई वह होती है जब अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं, सभी वस्तुओं के दाम यदि बढ़ जाते हैं तो उसे हम लोग महंगाई कहते हैं। यहीं अगर हम आगे बात करते हैं तिरछी महंगाई क्या होती है, तो तिरछी महंगाई वह महंगाई होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में मौजूद कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ जाएं तथा अन्य सभी वस्तुओं के दाम क्या हो, सामान्य रहें। तो चलिए जान लेते हैं तिरछी महंगाई क्या है। तिरछी महंगाई वह महंगाई जिसमें अर्थव्यवस्था में मौजूद कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य सामान्य रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं,
तिरछी महंगाई कहते हैं, तिरछी महंगाई कहते हैं। तो तिरछी महंगाई क्या हो गई? वह महंगाई जिसमें अर्थव्यवस्था में मौजूद कुछ वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाए तथा अन्य सभी वस्तुएं सामान्य रहें या अन्य सभी वस्तुओं का मूल्य जो है वह सामान्य रहे, तो इस प्रकार से इसे हम लोग तिरछी महंगाई कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं महंगाई को मापने की विधियां। महंगाई की मापने की विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो महंगाई को मापने की दो विधियां होती हैं। पहला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, और दूसरा खुदरा या थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई। तो महंगाई के मापने की विधियों की चर्चा करते हैं। क्या? महंगाई को मापने की विधियां, महंगाई को मापने की विधियां मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। तो महंगाई को मापने की कितनी विधियां हैं? तो महंगाई को मापने की दो विधियां हैं। पहली विधि आती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहली विधि हो जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दूसरी जो विधि आती है वह आती है खुदरा या थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। खुदरा या थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो महंगाई के मापने की कितनी विधियां हो गई? महंगाई के मापने की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे सीपीआई कहते हैं, और दूसरी जो विधि आती है वह है खुदरा या थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस जिसे डब्ल्यूपीआई कहते हैं। तो यदि हम बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है इसमें उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं खुदरा या थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई की, तो डब्ल्यूपीआई में उत्पादनकर्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। इसमें क्या है? इसमें उत्पादनकर्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। इसमें उत्पादनकर्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। खुदरा या थोक मूल्य सूचकांक में यानी कि डब्ल्यूपीआई में उत्पादनकर्ताओं के लिए महंगाई का मापन किया जाता है। और सीपीआई का मापन कौन करता है? सीपीआई का मापन कौन करता है? तो सीपीआई का मापन सीएसओ करता है। सीपीआई का मापन सीएसओ करता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
करता है। क्या? सीपीआई का मापन सीएसओ करता है। सीएसओ करता है। सीपीआई का मापन सीएसओ करता है। और वहीं यदि हम बात करें डब्ल्यूपीआई का मापन कौन करता है, तो डब्ल्यूपीआई का मापन डीआईपीपी करता है। डब्ल्यूपीआई का मापन डीआईपीपी करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी एंड प्रमोशन करता है। क्या? इसमें क्या है? खुदरा मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई का मापन डीआईपीपी करता है। डब्ल्यूपीआई का मापन डीआईपीपी करता है। और डीआईपीपी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी एंड प्रमोशन करता है, यानी कि औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग करता है। कौन? औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग। तो यदि हम बात करें खुदरा मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई का मापन कौन करता है, तो डब्ल्यूपीआई का मापन डीआईपीपी करता है। डीआईपीपी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी कि औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग करता है। यदि हम बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष कब माना जाता है? सीपीआई का आधार वर्ष क्या माना जाता है, तो सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है। क्या? सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है। सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है। और यही यदि बात हम करते हैं इसमें डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष भी 2011-12 है। क्या? डब्ल्यूपीआई का भी आधार वर्ष कितना है? आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर। आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12 है। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष भी 2011-12 है। डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वह भी 2011-12 है। यदि हम बात करें सीपीआई के आधार वर्ष की, तो सीपीआई का आधार वर्ष यानी कि सीपीआई का जो बेस ईयर है वह भी 2011-12 है और डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर भी 2011-12 है। अगली बात करते हैं जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यानी सीपीआई है। सीपीआई में वस्तुओं तथा सेवाएं दोनों शामिल की जाती हैं। क्या है? सीपीआई में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों शामिल की जाती हैं। सीपीआई में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों शामिल की जाती हैं। जो सीपीआई होती है, सीपीआई में क्या होता है, वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल की जाती है। लेकिन वहीं यदि हम बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की, तो डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। क्या? डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल की जाती हैं, लेकिन जो डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं।
अगली बात करते हैं हम लोग सीपीआई के प्रकार। सीपीआई कितने प्रकार की होती है, सीपीआई के प्रकार की चर्चा हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी। सीपीआई के प्रकार, यानी कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सीपीआई मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सीपीआई मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सीपीआई मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सीपीआई जो है वह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो सीपीआई मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सीपीआई, कौन कौन सी, तो पहली बात आती है सीपीआई आर। पहली बात आती है सीपीआई आर, यानी कि रूरल यानी ग्रामीण। पहली बात आती है सीपीआई आर, यानी कि सीपीआई रूरल यानी कि ग्रामीण। और दूसरी जो बात आती है, दूसरा जो प्रकार है सीपीआई का, वह है सीपीआई ए का मतलब दूसरा जो सीपीआई का प्रकार हो जाता है वह हो जाता है सीपीआई यू, यानी कि अर्बन यानी कि शहरी। और जो तीसरा प्रकार है सीपीआई का तीसरा प्रकार हो जाता है आपका सीपीआई सी मतलब कि कंबाइंड यानी कि सम्मिलित। तो सीपीआई कितने प्रकार की होती है, सीपीआई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सीपीआई आर यानी कि रूरल यानी कि ग्रामीण, दूसरी सीपीआई यू यानी कि अर्बन यानी शहरी, तीसरी सीपीआई सी यानी कि सीपीआई कंबाइंड यानी कि सम्मिलित रूप से जो सीपीआई निकाली जाएगी उसे क्या कहते हैं, उसे सीपीआई सी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो अर्बन है और जो आपकी रूरल है, दोनों को मिलाकर जब सीपीआई निकाली जाती है तो उसे कहते हैं सीपीआई सी यानी कि सीपीआई कंबाइंड। अब क्या होता है, उर्जित पटेल की अनुशंसा पर भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक सीपीआई सी को बनाया गया है। तो यदि हम बात करें भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, तो भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक सीपीआई सी है। तो चलिए लिख देते हैं, उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक सीपीआई सी को बनाया गया है। उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक सीपीआई सी को बनाया गया है। उर्जित पटेल समिति ने अनुशंसा की थी कि जो भारत में मुख्य सूचकांक के रूप में, भारत में महंगाई को मापने के मुख्य सूचकांक के रूप में सीपीआई सी को सम्मिलित किया जाए। उसी आधार पर क्या हुआ, भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक सीपीआई सी को बनाया गया। तो यदि हम बात करते हैं कि भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, तो वह सीपीआई सी है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, और उसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका सीपीआई ए, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, और पहला ऑप्शन दे रखा है सीपीआई ए और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन पे दिया है सीपीआई सी,
और तीसरा ऑप्शन दिया है CPI, CPIR, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको CPI, CPIU। और पूछ लिया गया भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, तो आप क्या करेंगे, CPI-C में टिक करेंगे, CPI-C में टिक करेंगे, CPI-C सही होगा। यही यदि दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता है भारत में महंगाई को मापने का, भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, और क्या किया, यहाँ पर दे दिया आपको यहाँ पर दे दिया जाता है CPI, मुद्रास्फीति, और तीसरा ऑप्शन दे दिया महंगाई, और चौथा ऑप्शन आपको दे देता है निम्न महंगाई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये जो CPI है CPI में टिक करेंगे, CPI में टिक करेंगे। यदि सारे CPI में टिक करेंगे, यदि आपको CPI-A, CPI-U, CPI-C, CPI-R सब दिया है, तब आप क्या करेंगे, CPI-C में टिक करेंगे, क्योंकि भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक CPI-C है। भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक CPI-C है। अब अगली हम लोग बात करते हैं महंगाई को नियंत्रित कैसे किया जाए, अगली बात करते हैं हम लोग महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां कौन कौन सी हैं। क्या महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां, महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां कौन कौन सी हो जाती हैं। अगली बात करते हैं हम लोग महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां, तो महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो जब हम लोग महंगाई की चर्चा कर रहे थे तो हमने पढ़ा था महंगाई किस कारण से बढ़ती है, तो हमने पढ़ा था यदि क्या हो, धनापूर्ति कम हो जाए तो महंगाई बढ़ जाती है। क्या, यदि धनापूर्ति कम हो जाए तो महंगाई बढ़ जाती है। मुख्य प्रभाव जो पड़ता है वो धनापूर्ति का पड़ता है। यदि धनापूर्ति बढ़ जाएगी, धनापूर्ति कम हो जाएगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। यदि धनापूर्ति कम हो जाएगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ये धनापूर्ति जो है वह किस कारण से कम होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या करें, बैंक हैं यदि वे अपने साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन को कम कर दें। क्या, बैंक जो हैं वे अपने साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन को क्या करें, क्रेडिट क्रिएशन को कम कर दें। जो बैंक हैं वे यदि अपने साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन को कम कर दें, यानी कि जो लोन होता है लोन देना कम कर दें, या क्या करें, इनमें क्या है, ब्याज की दर बढ़ा दें, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। क्या हुआ, जो बैंक ने क्या किया, लोन देना कम कर दिया, यानी कि जो साख सृजन था, क्रेडिट क्रिएशन था, उसको कम कर दिया और ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी, तो क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। और वहीं यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ क्या होता है,
दूसरी तरफ सरकार यदि अधिक योजनाएं बनाती है, योजनाओं पर अधिक खर्च करती है। क्या? सरकार योजनाओं पर व्यय करे, सरकार योजनाओं पर अधिक व्यय करे, सरकार योजनाओं पर अधिक व्यय करेगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। सरकार कई तरह की योजना बनाती है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा योजना, जैसे कि कैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाती है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। इस तरह की योजनाओं में यदि सरकार क्या करती है? अधिक से अधिक पैसा खर्चा करती है तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। ये जो बैंक का ऋण बढ़ा हुआ है, इस तरह की महंगाई को कौन कंट्रोल करता है? तो इस तरह की महंगाई को मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो बैंक है, बैंक ने क्या किया? साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन यानी कि ब्याज की दरों को बढ़ाना, घटाना या किसी प्रकार का काम किया, जिससे क्या हो गई? महंगाई बढ़ गई। तो इस प्रकार की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है और मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। और वहीं यदि हम बात करते हैं जो सरकार है, सरकार की वजह से यदि महंगाई बढ़ती है, सरकार की योजनाओं की वजह से यदि महंगाई बढ़ती है, तो इस तरह की महंगाई का नियंत्रण राजकोषीय नीति द्वारा किया जाता है यानी कि फिजिकल पॉलिसी द्वारा किया जाता है। तो चलिए महंगाई को नियंत्रित करने की विधियां यहां से क्या निकल कर आई? महंगाई को नियंत्रित करने की दो विधियां हैं। महंगाई को नियंत्रित करने की दो विधियां हैं। महंगाई को नियंत्रित करने की कितनी विधियां हैं? महंगाई को नियंत्रित करने की दो विधियां हैं। पहली मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा। पहली मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने की दो विधियां हैं। पहली मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा और दूसरी राजकोषीय नीति। दूसरी क्या है? राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी द्वारा। तो महंगाई को कितने प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? तो महंगाई को दो प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। पहली मौद्रिक नीति के द्वारा। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से बैंकों में लागू होती है। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से बैंकों में लागू होती है और राजकोषीय नीति मुख्य रूप से सरकार पर लागू होती है। तो क्या हुआ? महंगाई को दो प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। महंगाई को नियंत्रित करने की दो विधियां हैं। पहली मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी। अब यदि हम बात करें मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है या मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा तैयार किया जाता है। क्या? मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा तैयार किया जाता है। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा तैयार किया जाता है। और वहीं यदि हम बात करते हैं राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। तो यहां से क्या हो गई? महंगाई क्या हो गई? महंगाई दो प्रकार से बढ़ती है। इस कारण से पहला, बैंकों ने क्या किया? साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन को कम कर दिया, लोन देना कम कर दिया, या क्या किया? ब्याज दर बढ़ा दी। लोन की जो ब्याज दर थी उसको क्या किया? बढ़ा दिया। और वहीं दूसरा क्या हुआ? सरकार ने ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाई और योजनाएं बनाने के कारण क्या हुआ? ज्यादा पैसा खर्च हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई
में दो प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। महंगाई में दो प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, या ये कहें कि महंगाई को दो प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। पहला, मौद्रिक नीति द्वारा। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से बैंकों पर लागू होती है। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से बैंकों पर लागू होती है और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। और वहीं अगली बात आती है राजकोषीय नीति, यानी कि फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वह सरकार पर लागू होती है। फिजिकल पॉलिसी सरकार पर लागू होती है और फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।